इनकम टैक्स में आज हमने टॉपिक लिया है कैपिटल गेन, हिंदी में इसे कहते हैं पूंजीगत लाभ। कैपिटल गेन का ये पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कराने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि कैपिटल गेन होता क्या है। मान लो आपने कोई संपत्ति खरीदी, अब उसको आप बेचोगे तो बेचने के ऊपर जो आपको अधिक मूल्य मिलेगा वह आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। देखिए, व्यापारिक माल के अतिरिक्त अन्य किसी संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित किए जाने पर उसका विक्रय मूल्य होता है सेलिंग वैल्यू, सेल्स जो होता है हमारा, उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत से जितना अधिक होता है, मतलब जितने में आपने खरीदी और जितने में आपने बेची। मान लो आपने 10,000 में खरीदी और 20,000 में बेची तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा अधिक्य कहलाएगा, मतलब सरप्लस कहलाएगा, और वही हमारा पूंजी लाभ कहलाता है। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर XYZ की जगह आप उसका नाम लिख सकते हैं जो नाम दिया है फॉर द असेसमेंट ईयर। इसके लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सेल, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग एक्सपेंस। दोनों इसमें से इसको लेस करेंगे, सेल में से सेलिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये सेलिंग एक्सपेंस होता क्या है, जो बेचने के दौरान हमारा खर्च होता है उसे सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ आ जाएगा। ये होता है जिस साल हमने, मतलब जब हम जितने रुपए में हम संपत्ति खरीदते हैं, और ये होता है जितने रुपए में हम संपत्ति में सुधार करते हैं। जिन रुपयों से हम संपत्ति में सुधार करते हैं, मतलब धनराशि से, वो इम्प्रूवमेंट की राशि कहलाती है, और ये कहलाती है जिस धनराशि से हम संपत्ति को खरीदते हैं। ठीक है, ये हमें दो तरीके से दिया हुआ जा सकता है, या तो डायरेक्ट दे देगा इस तरह से, या हमें इंडेक्स दे देगा, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, दोनों को प्लस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, इसमें से इसको लेस करके यहाँ, तो यह आ जाएगा ग्रॉस गेन। उसके बाद हम डिडक्शन लगाएंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। हमारे कैपिटल गेन में जो डिडक्शन लगेगी अंडर सेक्शन 54 के तहत लगेगी, और जबकि हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन लगी थी, ये आपको डिडक्शन याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली डिडक्शन है ये। जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लगाई थी वो अंडर सेक्शन 24 थी, और यहाँ पे है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, तो इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो देखिए, जब हमें इंडेक्स दिया होता है और ये हमें निकालना पड़ता है तो किस तरह से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखेंगे जितने में हम वैल्यू, जितने में हमने संपत्ति खरीदी, फिर इनटू करेंगे इंडेक्स नंबर, उस इंडेक्स नंबर की जिस साल हमने संपत्ति को बेचा है, इंडेक्स नंबर इन विच सच ईयर एसेस्ड सोल्ड, जिस साल हमने संपत्ति को बेचा है उस साल का इंडेक्स नंबर यहाँ लिखेंगे, और डिवाइड में लिखेंगे इंडेक्स नंबर इन विच सच ईयर परचेज, जिस साल हमने संपत्ति को खरीदा था उस साल का इंडेक्स नंबर यहाँ लिखेंगे। ये क्वेश्चन में हमें इंडेक्स नंबर दिए होंगे तो आसानी से हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं वैल्यू इंटू इंडेक्स नंबर इन विच सच ईयर एसेस्ड सोल्ड। यहाँ लिखेंगे वैल्यू, मतलब जितने हमने सुधार किया वह धनराशि यहाँ लिखेंगे, अमाउंट जितने का हमने सुधार किया, मान लो 30,000 का हमने सुधार किया अपनी बिल्डिंग में, तो यहाँ 30,000 लिखेंगे, और इनटू में करेंगे इंडेक्स नंबर इन विच सच ईयर एसेस्ड सोल्ड, मतलब उस साल का नंबर जिस साल हमने संपत्ति को बेचा था उस साल का इंडेक्स हम यहाँ लिखेंगे, और जिस साल हमने उस संपत्ति पे खर्च किया था उस साल का इंडेक्स हम यहाँ लिखेंगे। ये सब इंडेक्स हमें दिए होंगे तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, और दोनों की अमाउंट डाल देंगे यहाँ। ठीक, अब आता है डिडक्शन के ऊपर कि डिडक्शन के अंतर्गत कितने हमारी कटौतियाँ होती हैं। तो इसमें 3 तरह से हम कटौतियाँ करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने डिडक्शन के बारे में बताया है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 के तहत 3 डिडक्शन आती है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन और न्यू हाउस, यदि हमें न्यू हाउस दिया है तो हमें डिडक्शन लगानी है कैपिटल गेन, और न्यू हाउस में से जो भी कम होगा उसकी एक डिडक्शन लगा देंगे। दूसरी डिडक्शन है, यदि हमें एग्रीकल्चर लैंड दी है तो उसकी डिडक्शन लगेगी, मतलब माइनस होंगे ये डिडक्शन में। तीसरा है हमारा NHAI बॉन्ड्स, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
ठीक, तो इन तीन तरह से हम डिडक्शन लगाते हैं, और जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगी। तो चलिए इधर देखते हैं। फिर हम डिडक्शन भी हमने यहाँ पे समझ ली है। अब डिडक्शन को लेस करेंगे कैपिटल ग्रॉस गेन में से, तो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है या लॉन्ग टर्म। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म। अब कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कब आएगा? यदि हमारी संपत्ति 3 साल से ज़्यादा में खरीदी, और मतलब खरीदी हमने मान लो मतलब 3 साल से अधिक हो गया बेचने के दौरान, मान लो हमने खरीदी 2012 में और बेची हमने 2018 में, तो देखो जो डिफरेंस है खरीदने और बेचने का वो 3 साल से ज़्यादा का है। यदि 3 साल से ज़्यादा का आता है डिफरेंस, तो हमारा आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यदि 1 साल 2 साल या 3 साल का है तो हमारा आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 वर्ष से अधिक की संपत्ति के लिए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 वर्ष या उससे कम की संपत्ति के लिए। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 20 जनवरी 2017 को मिस्टर ए ने एक भवन संपत्ति को 3,10,000 रुपये में बेचा। कब बेचा? 2017 में। उसने यह भवन मकान संपत्ति 8 जून 2016 को मिस्टर पी से 2,50,000 रुपये में क्रय किया था। देखो बेचा कब? 2017 में, खरीदा कब? 2016 में। तो कितने साल का अंतर है? केवल 1 साल का अंतर है। तो हमारा जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मैंने अभी बताया है यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 वर्ष से अधिक की संपत्ति के लिए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आएगा? 3 वर्ष से कम की संपत्ति के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि यदि हमारा 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। आगे बढ़ते देखो, बेचा उसने 3,10,000 में, और 2016 में उसने 2,50,000 में खरीदा था। उसने नवंबर 2016 में इसमें सुधार किया। तो देखो इसने जब 2017 में खरीदा, खरीदने से पहले जब इसने ये क्रय किया था, तथा उस नवंबर 2016 में इसने सुधार किया कितना? 10,200 का। 200 के व्यय किए कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए। यहाँ मैंने देखो इंग्लिश में भी लिखा है, आप ये हिंदी में नहीं कर सकते तो इंग्लिश में कर सकते हैं। मिस्टर ए सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 20 जनवरी 2017 फॉर 3,10,000 ही हैड परचेज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर पी ऑन, आप ठीक है पढ़ सकते हैं आप इसको। यहाँ देखो हमने जो खर्च किया गया है वो 10,200 रुपये है। ठीक, तो क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए सेल। अब सेल देखेंगे यहाँ पे, तो उसने कितने में खरीदा, कितने में बेचा? सेल का मतलब सेल होता है बेचना। तो कितने में बेचा उसने? 3,10,000। तो हमने यहाँ देखो सेल में डाल दिए, सेल के सामने डाल दिए 3,10,000। अब हमें चाहिए सेलिंग एक्सपेंस। क्या इसने सेलिंग एक्सपेंस मतलब जब इसने बेचा तो क्या उसमें कुछ एक्सपेंस के? नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं लिख रहे हैं, तो इस बॉक्स को हमने छोड़ दिया खाली। तो इसका एडिशन करेंगे, ये आ गया, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस साल हमने खरीदा, कितने का खरीदा हमने खरीदा कि उसने यह भवन संपत्ति 8 जून 2016 को मिस्टर पी से 2,50,000 में क्रय की। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2,50,000। अब ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब हम डालेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जितने की उसने इम्प्रूवमेंट किया है। तो यहाँ देखिए इम्प्रूवमेंट कितने किया है, इसने सुधार पर 10,200 रुपये का व्यय किया है। तो यहाँ हमने डाल दिया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 10,200, इसको ऐड किया तो हमारा आ गया ये। अब देखिए ये हमें लेस करना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? लेस। तो जो हमारा 3,10,000 रुपये आया है उसमें से 2,60,000 को लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49,800। ये हमारा कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ क्यों कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उनका जो पूंजी का डिफरेंस है 1 साल का अंतर है केवल,
3 साल से कम का अंतर, जो 3 साल से जो कम होती है संपत्ति, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, और जो 3 साल से अधिक की संपत्ति होती है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था वो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि अमाउंट हमें किस तरह से डालनी है। अब देखिए, रैनक ने एक मकान 8/9/1989 को 4 लाख रुपए में ख़रीदा। वह पंजीयन में 30,000 चुकाए और इतनी तारीख को उसने इस मकान में इतने का सुधार पर व्यय किए। इस मकान को 2016 को 36 लाख में बेचा। वह दलाली विक्रय मूल्य 2% चुकाई। पूंजी लाभ की गणना कीजिए। वित्तीय वर्ष इतने इतने के लिए लागत वृद्धि सूचकांक, देखो इंडेक्स दे दिया है हमें, तो 89 से 90 के लिए इंडेक्स जो है वो 172 है, जबकि 90 से 91 के लिए जो इंडेक्स है वो 182 है। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स निकाल लेना है। वो किस तरह से निकालना वो मैंने बताए हैं आपको अभी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसने खरीदा बेचा कितने में है, क्योंकि फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले आएगा सेल, तो हम देखेंगे कि कितने में उसने बेचा है। यहाँ देखिए, मकान को जो इस मकान को 5/10/2016 को 36 लाख रुपए में बेचा, तो सेल में अमाउंट आ जाएगी हमारी। यहाँ हमने अमाउंट डाल दी है सेल में 36 लाख। अब हम देखेंगे कि सेलिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं जो बेचने के दौरान हमें खर्च करना पड़ता है। मान लो कोई दलाल है, उसको देने पड़ गए, बीच में कोई व्यक्ति है कि वो हमारी संपत्ति बिकवा रहा है, उसको कुछ पैसे देने पड़ गए, 1%, 2% या 3%, या कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गए संपत्ति को बेचने में, तो वो हमारा क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो चलिए देखते हैं सेलिंग एक्सपेंस होता दिया है या नहीं। यहाँ देखिए, हमें सेलिंग एक्सपेंस दिया है कि बेचने व दलाली विक्रय मूल्य में 2% चुकाई। अब 2% निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, बेचने पे निकालेंगे। जितने की हमने संपत्ति बेची उस पे 2% निकालेंगे, तो हम 36 लाख का निकाल देंगे 2%। 36 लाख का 2% निकालेंगे तो ये 2 0 कट जाएगा, 0 0 ठीक है। हमारा सेलिंग एक्सपेंस है 36 लाख इंटू 2/100, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 72,000, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 35 लाख 28,000 हमारा नेट प्रॉफिट या नेट कंसिड्रेशन आ जाएगा। अभी हमने देखा है कि सेल कितनी थी, सेलिंग एक्सपेंस हमारे आ गए थे यहाँ से। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कितने में, कब हमने खरीदी और कितने में बेची। तो हम इसका इंडेक्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला है हमारा कि वैल्यू की कितने में हमने खरीदी, वो वैल्यू यहाँ आएगी। फिर इंडेक्स आएगा हमारा कौन से साल का, कि जिस साल हमने संपत्ति को बेचा है उस साल का इंडेक्स यहाँ आएगा, और डिवाइड में आएगा जिस साल हमने संपत्ति को खरीदा था उस साल का इंडेक्स यहाँ आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि जितने में हमने खरीदी संपत्ति वो कितना है हमारा अमाउंट। तो यहाँ देखो कि 4 लाख रुपए में खरीदी थी, तो हम क्या डाल लेंगे, यहाँ हम वैल्यू लिख लेंगे 4 लाख, इंटू करेंगे कि जिस साल हमने संपत्ति बेची, कब बेची हमने संपत्ति, पहले ये देखेंगे 2016 में हमने संपत्ति को बेचा है। यहाँ देखिए कि इस मकान को 2016 को 36 लाख रुपए में बेचा। अब 2016 का इंडेक्स देखेंगे, यहाँ देखिए ये हमें 89 से 90 का इंडेक्स दिया है 172, जबकि 90 से 91 का इंडेक्स दिया है ये, और 2016 तथा 2017 का इंडेक्स है 1125। तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू में 1125, और डिवाइड में कौन सा इंडेक्स जाएगा हमारा, जिस साल संपत्ति हमने खरीदी उस साल का इंडेक्स। अब देखेंगे यहाँ पे कि किस साल हमने संपत्ति खरीदी, तो हमने संपत्ति खरीदी 89 में, तो 89 वाला इंडेक्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 90 से 91 का है, 16 से 17 का इंडेक्स है, और यहाँ है 89 से 90 का इंडेक्स। कितना है हमारा, सूचकांक को कहते हैं इंडेक्स। मैंने इंग्लिश में भी आपको लिखा है, और मैंने इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ले लूँगी 89 का इंडेक्स 172। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगी और इसे डिवाइड करूँगी तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि 281250 281250। यह वैल्यू मैं डाल दूँगी अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पार्ट में।
यहाँ देखो हमने एक लाइन छोड़ दी। हमने ये तो देखा कि हमने संपत्ति जो खरीदी थी वो इतने में खरीदी, लेकिन उसके साथ जब हम खरीद रहे थे संपत्ति को, उसके साथ हमने कुछ व्यय किए थे। जब हम संपत्ति को खरीदने के साथ कुछ व्यय करते हैं तो उसके साथ जो हमने व्यय किए यानी कि एक्सपेंस किया है, खर्च किया है, तो वो जो वैल्यू होती है खर्च वाली वैल्यू, चाहे वो हमने पंजीकरण में यानी कि रजिस्टर अपनी संपत्ति को रजिस्टर करवाने में खर्च किया हो या किसी और चीज़ में खर्च किया हो, तो जो टोटल खरीदने की वैल्यू यानी कि टोटल परचेज्ड वैल्यू जो मानी जाएगी वो 4 लाख रुपए, और ये जो हमने पंजीयन में खर्च किए थे 30,000, दोनों को मिला के मानी जाएगी। 4 लाख प्लस 30,000, तो 4 लाख प्लस 30,000 तो 43,000 पे हम इसको निकालेंगे। फिर से सुन लीजिए, जो हमारी मान लो यहाँ पे पंजीयन की अमाउंट हुई नहीं देता, तो हमारा जो इंडेक्स निकलता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकलती वो हमारी 4 लाख पे ही निकलती। लेकिन अब हमें पंजीयन का खर्च इसमें दे दिया गया है। यदि हमें कोई खर्च दे दिया जाता है मकान संपत्ति के खरीदते समय, यदि हम उस पर कोई खर्च कर रहे हैं और वो हमारे क्वेश्चन में है, तो टोटल परचेस्ड अमाउंट जो कहलाएगी वो कहलाएगी जितने में हमने मकान संपत्ति खरीदी वो प्लस जितना हमने उस पर खर्च किया वो। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 लाख प्लस 30,000 आ जाएगा, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा वो 43,000 पे निकलेगा, और 43,000 पे निकलने के बाद हमारा आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28,12,500। तो इसको हम अपने क्वेश्चन में नोट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि जो हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 4 लाख प्लस 30,000 और इंटू जो हमने जिस साल हमने बेची संपत्ति उस साल का इंडेक्स, और जिस साल हमने संपत्ति खरीदी उस साल का इंडेक्स, सभी को कैलकुलेशन करके हमारी अमाउंट आई है। अब हम निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जितने का हमने इम्प्रूवमेंट किया। सबसे पहले हम देखेंगे कितने का हमने इम्प्रूवमेंट किया है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए हमने जो यहाँ किया है 1991 को उसने इस मकान में 91,000 रुपये का सुधार किए। मतलब जो सुधार पे हमने व्यय किए यानी कि इम्प्रूवमेंट एक्सपेंस कितने हैं हमारे 9100, तो हमने लिखना है। और इंडेक्स के द्वारा जो हम इम्प्रूवमेंट निकालेंगे वो फॉर्मूला हमारा वैल्यू इंटू इंडेक्स नंबर विच सच ईयर एसएसओ, मतलब जिस साल हमने संपत्ति बेची उस साल का इंडेक्स, और जिस साल हमने संपत्ति पर खर्च किया, जिस साल हमने एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस लिखना मतलब खर्च, जिस साल हमने संपत्ति पर खर्च किया उस साल का इंडेक्स यहाँ, और जिस साल हमने संपत्ति बेची उस साल का इंडेक्स यहाँ, और इंटू वैल्यू कितनी हमारी 91,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 91,000, हमने लिख दिया 91,000 इंटू। अब देखेंगे किस साल हमने संपत्ति खरीदी थी। अभी हमने देखा था कि 2016-17 में हमने संपत्ति को बेचा था और उसका इंडेक्स था हमारा इतना, और ये वाला इंडेक्स नीचे आएगा हमारा कि इंडेक्स नंबर इन विच सच ईयर, जिस साल संपत्ति पे हमने खर्च किया उस साल का इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं उस साल का इंडेक्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस साल हमने खर्च सुधार किया था, उस पर सुधार पर व्यय किए थे हमने। तो 91 का इंडेक्स देखेंगे, तो 91 का इंडेक्स कहता है हमारा 90, और 91 का इंडेक्स 182, तो हमने वहाँ लिख देना है 182। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया 182। अब इसको मैं सोल्व करूँगी तो हमारा आंसर आएगा 5,62,500। इसको और इसका एडिशन मैं कर दूँगी यहाँ पे, तो मेरा इन दोनों को ऐड करके मेरा आंसर आएगा 33,75,000। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 33,75,000, और इसमें से मैं ये वाली वैल्यू को लेस कर दूँगी क्योंकि यहाँ डिडक्स यहाँ पे लिखा है लेस, तो इसमें से इस वाली संपत्ति को लेस करेंगे तो 1,53,000 मेरी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे 1,53,000। अब ये जो वैल्यू कहलाएगी ये कहलाएगी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो यहाँ लॉन्ग टर्म क्यों आया, मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल CG से समझ आ रहा है, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैंने बताया था यदि हमारी संपत्ति 3 साल या 3 साल से कम की होती है तो हमारा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हमारी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में संपत्ति थी वो थी हमारी खरीदी कब थी हमने, यहाँ देखिए हमने जो खरीदी थी संपत्ति वो खरीदी थी 89 में, और जो हमने बेची है संपत्ति वो 2016 में बेची है। तो हमारा जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो 25 या 26 साल का अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये तो 3 साल से ज़्यादा है, तो 3 साल से ज़्यादा है तो हमारा आएगा यहाँ पे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे क्वेश्चन में और कराऊंगी। इसके करने का तरीका तो देखो यही है, लेकिन इसमें नए जो पॉइंट आते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। हर पॉइंट पे मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगी जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।